अर्दोगान का सपना कहीं उनके लिए कब्रगाह तो नहीं बन गया। अर्दोगान का सपना ये था कि वो मुस्लिम उम्मा के यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के चीफ बने। मुस्लिम वर्ल्ड के वो अपने आप को खलीफा समझने लगे थे। खलीफा हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, क्योंकि तुर्की के चीफ थे, तुर्की के राजा टाइप थे, और वो हट गए थे, हटा दिया गया था उनको। एग्जैक्टली 100 साल पहले खिलाफत मूवमेंट भी हुआ इंडिया में, उनको हटाने के लिए हटाया यूरोपियंस ने। अर्दोगान फिर ये सोच रहे थे कि भाई अब मैं बन जाऊं, इसलिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू किया। तुर्की को उससे कोई फायदा नहीं, तुर्की को उससे अर्दोगान को फायदा। तो अर्दोगान मुस्लिम उम्मा के चीफ बनने के प्लानिंग में थे, और इसलिए वो बार बार कश्मीर गा रहे थे। अर्दोगान को ये जो झटका मिला, बहुत बड़ा मिला। साइप्रस यानी कि एक ऐसा कंट्री जिस पर तुर्की अपना क्लेम करता है और ग्रीस अपना क्लेम करता है। साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं इंडिया में, और इंडिया के साथ बहुत सारी डील्स हैं। तुर्की, पाकिस्तान, ये दोनों एक्सेस है इंडिया को परेशान करने के लिए। हमारे पास जितनी भी रेड फोर्ट जो अटैक हुआ और दूसरे अटैक हुए, कहीं ना कहीं तुर्की कनेक्शन उसमें निकला। तो इसको तोड़ने का एक तरीका यह था कि हम ग्रीस से दोस्ती करें, की गई। क्योंकि साइप्रस जो आइलैंड है वो दो तरफ में डिवाइडेड है, एक साइड तुर्की का है और एक साइड साइप्रस का है, एक साइड ग्रीस का है। तो ग्रीस वाला साइप्रस जो है उसको ज्यादातर मान्यता प्राप्त है, और उस वाले ग्रीस वाले जो साइप्रस है उसी के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। डिफेंस पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ है मेजर राजन खोचर सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये साइप्रस वैसे तो इंडिया के लिए एक गेटवे भी बनता है मेडिटेरेनियन में घुसने का। दूसरा, कहीं ना कहीं हम तुर्की को कर्टेल करते हैं इससे। धन्यवाद रोहित जी। जियो पॉलिटिक्स भी काफी अजीब खेल खेलता है। जो टर्की भारत के साथ कर रहा था पाकिस्तान के थ्रू, और कश्मीर इशू को भी उछालता था हर एक फोरम में, आज मुझे लगता है कि वो एक बैकफुट पे है, क्योंकि उसके ही बैकयार्ड में दो ऐसी कंट्रीज हैं जो ये अगर मजबूत होती है तो टर्की को चुनौती मिल सकती है। और सही जिक्र किया आपने, एक है आपका ग्रीस, और ग्रीस और टर्की आर लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। 3 बार आई हैव बीन इनवाइटेड, इसको ग्रीस टीवी में मैं एज अ गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड ऑन देयर प्रोग्राम्स टू स्पीक ऑन ग्रीस और टर्की के बीच में जो इश्यूज हैं, और खासतौर पे टेरिटोरियल वाटर इश्यूज हैं इनके। एगियान सी जो एक डिस्प्यूट है ग्रीस और टर्की के बीच में, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और वो टर्की उस पर क्लेम करता है। बट एज पर द इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी जो एक सी की बाउंड्री आपकी मानी जाती है। तो ग्रीस से 12 अगर नॉटिकल माइल्स अगर आप कैलकुलेट करें ऑल अराउंड, तो दैट इज द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ग्रीस, और आप उसके अंदर नहीं आ सकते। टर्की इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो बोलता है कि अगर हमने इनको 12 नॉटिकल माइल दे दिए तो पूरे एगियान सी इन्हीं का हो गया। तो टर्की बोलता है कि 6 नॉटिकल माइल्स पे ही आप आ सकते हो, 12 नहीं आ सकते। तो कई बार जब ग्रीस की वेसल्स निकलती हैं तो उनको चैलेंज किया जाता है, टर्की की इसको नेवी आ जाती है वहां पे। तो इसको बात ये चर्चा ये है कि ग्रीस एक बहुत मजबूत शिप बिल्डिंग नेशन है, और ग्रीस के पास उस टाइप के हथियार नहीं है। शिप इंडस्ट्री बहुत अच्छी है ग्रीस में, पर उस टाइप के हथियार नहीं है जो टर्की को चैलेंज कर सके। और यहां पे इसलिए मैं बोलता हूं भारत का बहुत बड़ा खेल है, और भारत का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज भारत इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ मिसाइल पावर, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिसाइल पावर्स इन द वर्ल्ड। तो इसको क्या हो रहा है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अबाउट 1 साल पहले
ग्रीस का विजिट में गए और ग्रीस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाद में जब ग्रीस और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट हुआ तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और साथ साथ साइप्रस, अब साइप्रस के साथ भी टर्की के विवाद है और स्पेशली अगर अपने साइप्रस दो पार्ट्स में है। साइप्रस के दो टाइप के लोग हैं, एक तो आपके ग्रीक ओरिजिन के और एक आपके टर्की के ओरिजिन के। तो जो आपके टर्की के ओरिजिन के लोग हैं वो आपका नॉर्थ साइप्रस का एरिया है। तो कुछ टाइम पहले इसको टर्की ने इसको वहां पे हमला करके और उस एरिया को कब्जा कर लिया। नॉर्थ साइप्रस का एरिया आज की डेट में टर्की के पास है। जो भी गवर्नमेंट है वो टर्की को सपोर्ट करती है और टर्की के फौज है वहां पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। साउथ साइप्रस का जो एरिया है उसको वहां पे आप इसको देखते हैं ग्रीक डोमिनेशन है। नॉर्थ साइप्रस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जो एक साइप्रस कंट्री है जिसको यूएन रिकॉग्नाइज करता है दैट इज साउथ साइप्रस और जो मेडिटेरियन सी को डोमिनेट करता है। अब पहली बार इसको भारत का एक स्ट्रॉन्ग रोल मैं देखता हूं एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो विजन अभी जो इसको लेके आ रहे हैं, बिकॉज मेडिटेरियन सी में हमारा इतना दबदबा हमारा कभी नहीं रहा है। ये बेसिकली यूरोपियन पावर्स इसको डोमिनेट करते थे इस एरिया को। आज टर्की को महसूस हो रहा है कि भारत से पंगा लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ग्रीस बहुत साल से कोशिश कर रहा था भारत को अपने पास लाने के लिए, बात बन नहीं रही थी। और एक जो उनके एक जर्नलिस्ट है इसको बहुत ही मित्र है मेरे, आंद्रियास। तो आंद्रियास के साथ उनका अपना एक टीवी चैनल भी है ग्रीस में जो चलता है। 2-3 हमने बहुत हार्ड हिटिंग प्रोग्राम्स किए टर्की को मैसेज देने के लिए। 2-3 साल की बात बता रहा हूं मैं, ये कोई रिसेंट नहीं है। 3 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था, पहला प्रोग्राम, और एक हार्ड हिटिंग हमने मैसेज दिया टर्की को कि भाई अब आपका ग्रीस आपको चुनौती दे। और फिर उसके बाद अब एक साइप्रस के साथ, जैसे अभी साइप्रस की विजिट हो रही है, एमओयू साइन हो रहे हैं, डिफेंस के साइन हो रहे हैं, आपके ट्रेड के साइन हो रहे हैं। तो अब भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है मेडिटेरियन में। और साइप्रस और ग्रीस दोनों को, बिकॉज ग्रीस और साइप्रस के रिलेशन बहुत अच्छे, और अगर ये ताकतें आ जाएंगी एक रेकनिंग में कि अगर हम उनको ब्रह्मोस दे सके और अगर हम उनको, बिकॉज ब्रह्मोस भी आप जानते हैं ट्रायड है, इसको सी के आप अपनी शिप्स में भी लगा सकते हैं, अपने हवाई जहाज में भी लगा सकते हैं और अपनी फौजों में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड आपकी जो फोर्सेस। तो बातचीत ये चल रही है कि हम इनको ब्रह्मोस कैसे दें, जो कितना इनको चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आकाश मिसाइल्स, बिकॉज ये इसको मिसाइल पावर आने से ये टर्की की चुनौती करेंगे, बिकॉज इनकी रेंज टर्की में एक्चुअली फिट हो जाती है। तो टर्की भी जानता है कि अब वो इतना अपना असर्टिव नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी टर्की इनको बहुत तंग करता है एंड स्पेशली टेरिटोरियल वाटर्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं। आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी का अगर मैं आपको हवाला दूं और वहां पे स्पॉट्री आइलैंड्स और जो इस टाइप के आइलैंड्स को इसको कब्जा इसको किया हुआ है चाइना ने वहां पे, और कोई भी मैरिटाइम लॉ को चाइना एक्चुअली फॉलो नहीं करता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अनक्लॉज, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है लॉज ऑफ सीज, वो तो टर्की तो उसका मेंबर भी नहीं है, तो वो उसको दरकिनार करता है, बोलता है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। बट आजकल तो आप जानते हैं कि माइट इज राइट। अब ये यूएन के लॉज एंड क्लॉजेस ये काम नहीं आते। कहीं पर भी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देख लिया क्या हो रहा है, और आने वाले वक्त में मैं आपको आपके प्रोग्राम में एक चेतावनी भी दे रहा हूं कि मलक्का स्टेट्स भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं आने वाले वक्त में, अगर
जो वहां पे ये सिचुएशन आ जाएगी तो वर्ल्ड की आपकी इकोनॉमी आपकी तहस नहस हो जाएगी. सो नाउ ग्रीस और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं है, और मैं ये इसको समझता हूं कि ग्रीस को हमको मजबूत करने की जरूरत है, और साइप्रस भी साथ साथ आपका मजबूत होगा. और एक्चुअली एक डाइकोटमी है यहाँ पे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रीस और टर्की दोनों नेटो के सदस्य हैं, राइट. तो दिस बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज आप जानते हैं वो आर्टिकल 5 है शायद इसको नेटो का, जिसमें एक नेटो कंट्री के ऊपर अगर आप अटैक करेंगे तो आपकी सारी नेटो कंट्रीज आपके साथ मिलके आपके ऊपर हमला करेंगे. तो वो भी एक चीज हमको अपने ध्यान में रखनी है, बिकॉज इसीलिए टर्की जो ज्यादा पंगे नहीं ले पा रहा है, बिकॉज एक तो ये इस नेटो की वजह से, दूसरा है कि अब टाइम आ गया है. अब ग्रीस ने भी रियलाइज कर लिया कि उसको मजबूती कही, साइप्रस ने भी रियलाइज कर लिया कि उसको अपने आप को मजबूत करना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब आपका आईमेक आएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसमें ये साइप्रस और ग्रीस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसकी जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम इसको बोलते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी पूरे यूरोप के साथ भारत की होने वाली है. तो ये एक हेडी कॉकटेल का मिक्स बन रहा है. और मैं इसको समझता हूं कि आने वाले वक्त में भारत को इसमें और इम्पोर्टेंट एक भूमिका इसको लेने को इसको मिलेगी, बिकॉज जिस तरीके से अभी साइप्रस के साथ हमारे रिश्ते आपके बन रहे हैं, और इसको एमओयूज और हमारा ट्रेड और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हम साइप्रस के साथ जा रहे हैं. बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर साइप्रस के ऊपर अटैक होगा तो हम भी उसके साथ शामिल होके टर्की के ऊपर अटैक करेंगे. हम पूरी मदद देंगे लड़ने के लिए. या अगर उनको ड्रोन्स की जरूरत है, अगर उनको मिसाइल्स की जरूरत है, वो उनको भारत से मिलेगी. और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ग्रीस ने पिछले 5 साल में फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, यूएस के साथ और इंडिया के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहा है. आप जानते हैं कि इजराइल और टर्की के भी कोई इतने ज्यादा एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड उनकी रिलेशनशिप रहती है. और सीरिया और इजराइल को और ये टर्की को एक वो रहता है, एक उनको रंजिश रहती है कि ये जो सीरिया का जो लोड है रेफ्यूजीज का, ये पूरा टर्की के ऊपर आता है, ग्रीस इसको शेयर क्यों नहीं करता. तो उसमें एक सीरिया भी जो रेफ्यूजीज है वहां के, वो भी उनका एक रंजिश का एक मामला है देशों के बीच में. बट डेफिनेटली आपने ये एक बहुत अच्छा, आपने बेहतरीन एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि भारत अपनी रीच को और अपनी एक स्ट्रैटेजी को कहां तक लेके जा रहा है. बिकॉज हर एक चीज इसको मिलिट्री तरीके से नहीं लड़ी जाती, इकोनॉमिक तरीके से भी लड़ी जाती है. हमने देख लिया है जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें इकोनॉमिक वॉर हैज टेकन द सेंटर स्टेज. और आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, बिकॉज ये जो एरिया है ये बहुत इट इज रिच इन एनर्जी, गैस एंड ऑयल, और इसीलिए टर्की इज इंटरेस्टेड टू डोमिनेट दिस एरिया. राइट सर, एक चीज और कि इंडिया यहाँ बैठा है, ये मेडिटेरेनियन में घुसने की जरूरत क्या है? ये दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, टर्की और साइप्रस, साथ में ग्रीस भी उसमें. हम उनकी वॉर में क्यों घुस रहे हैं? कोई रीजन? देखिए, हम उनकी वॉर में नहीं घुस रहे. एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, हम
ने ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट इनके साथ नहीं किया है जैसे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ किया था कि भाई अगर आपके ऊपर हमला होगा तो हम अपनी फौज भेजेंगे। हमारा इनके साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं। हम इन देशों को मजबूत कर रहे हैं जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये देश हमारे पास आए हैं मदद मांगने। और एक दोस्त अगर आपके पास आता है मदद मांगना तो आप उसको दरवाजे से वापस नहीं भेजते हैं। ये हमारी परंपरा रही है हमारे देश की, और इसीलिए हम इन देश को मजबूत कर रहे हैं। कोई भी इनकी अगेंस्ट कोई कार्रवाई करे, इट इज नॉट ओनली टर्की, कोई भी देश अगर इनके ऊपर हमला करे, ये देश के पास क्षमता होनी चाहिए उस हमले का मुकाबला करने, और हम इनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट देखिए, हम भी एक चाहते हैं कि जो भी हम मैन्युफैक्चर भारत में करें वो हम एक उसको एक्सपोर्ट कर पाए, और हम उसको अपना जो हमारा जो रुपी की वैल्यू है हम उसको बढ़ा पाए, और हम अपनी जीडीपी को बेटर कर सके। तो इसीलिए इसको मैं मानता हूं हमको इसको उस तरीके से देखना पड़ेगा। वो दूसरी बात है, एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है इसमें कि अगर हम इसको मजबूत करेंगे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को चाइना मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को टर्की मजबूत कर रहा है। अब उसके पहला मकसद ये है कि वो अपना सामान बेचना चाहते हैं। दूसरा मकसद ये है कि वो एक प्रॉक्सी की तरह इसको भारत को कमजोर करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप इसको चाइना डायरेक्टली भारत के साथ भिड़ना नहीं चाहता, तो वो पाकिस्तान को मोहरा बनाता है, और पाकिस्तान को अपना जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, अपने हवाई जहाज दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मतलब क्या है इसका, मुझे बताइए। राइट। देशों में झगड़ा कराना यही चाइना चाह रहा है, भारत को कमजोर कराना यही चाइना चाह रहा है। तो जब वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से खेला जा रहा है तो हमको भी अपना खेलना चाहिए। राइट, हम भी अपना गेम खेलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। अगर बात करें तो मेडिटेरेनियन के कुछ पॉइंट्स पे हम बैठे हैं, जैसे कि हाइफा पोर्ट है, वहाँ पे इंडिया है। देन हम बात करें तो जिबूती के पास में हम हैं, सेशल्स में हम हैं, मॉरिशस में हम हैं। ये एग्जिट एग्जिट ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। और बात करें तो हम इटली से हमारे अच्छे रिलेशन से, अभी डिफेंस पैक्ट हुआ हमारा। तो क्या मेडिटेरेनियन पे भारत की निगाहें हैं, या अमेरिका चाहता है कि हम इस एरिया में घुसें, इसलिए हम घुसें? देखिए, अगर आप हमारी फौज का स्ट्रक्चर देखें, वी आर नॉट अ एक्सपीडिशनरी आर्म फोर्सेस। हमारे पास 2 ही तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते इतना दूर, बिकॉज आज हमारे पास वो क्षमता नहीं। एक सुपर पावर बनने की हम कामना रखते हैं आने वाले वक्त, और सुपर पावर की मैं आपके रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं। एक सुपर पावर वो कहलाया जाता है जो देश के किसी भी एरिया में 24 से 48 घंटे में इंटरवीन कर सकता है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने 800 बेसिस रखे हुए। क्यों रखे हुए अमेरिका ने 800 बेसिस? वो इसलिए रखे हुए कि वो पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। दैट इज व्हाई अमेरिका इज सुपर पावर, चाइना इज नॉट अ सुपर पावर। चाइना इज आप उसको बोल सकते हैं इमर्जिंग पावर। सुपर पावर का ये मतलब नहीं है कि आपकी फौज आपकी तगड़ी हो और आपकी नेवी तगड़ी हो तो आप सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब है कि आप कहीं पर भी इसको वर्ल्ड में अगर कुछ हो रहा है, आप ये 48 घंटे में वहां पे आप पहुंच सकते हैं और उस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज ये पावर इट्स ओनली विद अमेरिका।
इसको रशिया के पास भी नहीं है। अब चाइना आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आपने ना आपने डिजिबुति की बात करी, तो इसको ध्यान आया इन चीजों को बताने के लिए कि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है। इट इज a disguise, it is an economic disguise to project military power, because देशों को अपने ऊपर इतना मोहताज कर दो, इतनी मोहताजी ला दो, उनके जो लोन्स दे के उनके देशों में आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसको लगा के वो आपको अपना खुदा माने। तो यही हो रहा है अफ्रीका में, तो यही हो रहा है। अब जहां पे अमेरिका का दबदबा था, वहां पे चाइना का ऑलरेडी शुरू हो गया। आने वाले वक्त में जिस तरीके से चाइना अपनी नेवी को, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो, 4 साल में वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखता है चाइना। और हमारे पास तो 20 साल में भी अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम बना पाए तो बहुत बड़ी बात है। वो भी हम लीज पे लेते हैं, अगर हमारे पास अपनी क्षमता नहीं है। बट आई एम वेरी मच कन्विंस्ड दैट भारत ने शुरुआत अपने करी है एक मेडिटेरियन में अपनी प्रेजेंस लाने की। देखिए, हमको अपना प्रेजेंस हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में क्या है कि इट इज गोइंग टू बी ट्रेड वॉर्स, और ट्रेड वॉर्स में आपके अपने सप्लाई चेन रूट्स की रेजिलियंस आपको रखनी पड़ेगी। और मैं यही चीज बार बार बोलने की कोशिश करता हूं कि हैव मल्टीपल सप्लाई चेन ट्रेड रूट्स। और अगर आप एक बार मेडिटेरियन में आ जाते हैं तो एक आपका सप्लाई चेन रूट बनता है वहां। कहीं से रुकावट आएगी तो एटलीस्ट आपका एक चैनल तो खुला हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इसको मेडिटेरियन में अगर हम एक अपना कदम ला रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको वहां पे अपना बेस बनाएंगे। हम बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट उसको वहां कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वी शुड बी कंफर्टेबल टू हैव सप्लाई चेन रूट ऑल्सो हैपनिंग इन दिस एरिया। और स्पेशली अगर आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन जब इधर उनके इस प्रेसिडेंट आई थी अर्सुला एंड ऑल दैट, तो एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हुई थी वहां पे। और इस यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को कभी घास नहीं डाला। आप हिस्ट्री में चले जाओ, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, वो भाग गया है हमारे पास। तो अब जो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत अहम बात की थी, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। यू कैन ओनली compete इन दिस मार्केट अगर आपका खुद का प्रोडक्ट इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बिकॉज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी इजी टू अकम्प्लिश। आपने अपना ट्रेड तो कर लिया, पर अगर आपका सामान सब स्टैंडर्ड है, समान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक से अगर आपने बनाया नहीं, तो वो खरीदा नहीं जाए। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज टुडे द क्वालिटी इश्यूज, द टेक्नोलॉजी जो हमको लानी पड़ेगी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये 4-5 एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और हम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग, हमारा सेक्टर हमको मजबूत करने की जरूरत है। बिकॉज एन अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग ऑन योर डोर, एंड इफ यू डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, आप 20 साल पीछे चले जाएंगे। सो आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू वेक अप, और हमको अपने इंटरनल स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना पड़ेगा, और अगर हम एक यूरोपियन मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं। राइट। थैंक्स अ लॉट सर। क्या डायनामिक्स हैं इंडिया की मेडिटेरेनियन में, साइप्रस में, ग्रीस में, तुर्की में? बड़े अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और तुर्की ही नहीं, कई और कंट्रीज हैं जिनसे हिसाब किताब पूरे करने हैं, अभी किए जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन तुर्की सबसे ज्यादा हीरो बन रहा था। उससे साइप्रस के यहाँ आने से, साइप्रस के प्रेसिडेंट के यहाँ आने से तुर्की को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इंडिया इज नो मोर अ फ्रेंड। उससे ज्यादा इंडिया इज नो मोर न्यूट्रल।
और हम न्यूट्रल रह भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला वी कैन नेवर बी न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला हम न्यूट्रल नहीं, हम ना रह सकते। तो एक साइड ले रहे हैं तो इट्स गुड। थैंक्स अ लॉट सर। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद। वेरी मच। जय हिंद।